हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए हमारे एमसीक्यू सेशंस कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 20 एमसीक्यू हम डेली देखते हैं स्टूडेंट। रेलवे एनटीपीसी का हमारा बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिसका प्राइस है 999। ठीक है, 999 999 में स्टूडेंट यहाँ पे आप पूरा बैच असेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिया गया स्टूडेंट, आप वहां पे जाके इसको अवेल कर सकते हैं। फिर हमारी नेशनल करंट अफेयर की सीरीज आज चल ही रही है, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है जी, ओके, आप उसको भी देखिए। और इसके बाद स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्या क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आप मेरे को ये बताओ कि भाई कौन है जो फाइनल उसको इंटरप्रेट करेगा। फाइनल इंटरप्रेट करने का यहाँ पे ये मतलब है स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लॉ पास किया आपने पार्लियामेंट में, है ना। अब जो पार्लियामेंट है वो कह रही है कि भाई जो हमने लॉ बनाया है वो सही है, बिल्कुल सही है ना। अब क्या ये यहीं तक होगा कि हाँ जी पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वही अप्लाई हो जाएगा? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई कोई भी लॉ अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, बेसिक वैल्यूज हैं, वो उनके अगेंस्ट है, अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ड्यूटीज के अगेंस्ट है, डीपीएसपी के अगेंस्ट है, हमारी गवर्नेंस के अगेंस्ट है, आर्टिकल्स के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उसको निल डिक्लेयर कर सकती है। ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट को है थ्रू देयर जुडिशियल पावर। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट, है ना, कि भाई सही तरीके से उसके अंदर क्या चीज लिखी है, क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि फाइनल इंटरप्रेटर कौन है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का? अवर सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा ना होता कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, तो पार्लियामेंट ने इतने सारे लॉ बनाए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको निल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, तो किसी बेस पे तो किया ही होगा ना, कोई तो ऐसा बेस रहा होगा जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है ना तो वो प्रेसिडेंट के पास है, ना पार्लियामेंट उसके पास, हमारी पार्लियामेंट के पास है, ना प्राइम मिनिस्टर के पास है। दिस पावर गोज विद हमारे सुप्रीम कोर्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे, कहता द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, the concept of the basic structure of the constitution was established in which case। कौन सा ऐसा केस है जहां पे हमने अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश किया? ठीक है, पहला कहता है मिनर्वा मिल्स केस। ऐसे बहुत सारे केस हैं बच्चे, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और वहां से बहुत क्वेश्चन डिराइव भी होते हैं। ठीक है, जैसे मिनर्वा मिल केस है, ये स्टूडेंट आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज रिलेटेड टू मिनर्वा मिल केस, क्या था भाई? गोलकनाथ केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केशवानंद भारती केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट इन अवर हिस्ट्री। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको किसने डिफाइन किया? कौन सा ऐसा केस था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन के? दैट इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस एक ऐसा केस है हमारी हिस्ट्री के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, जहां पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है कि भी कॉन्स्टिट्यूशन का ये ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कभी नहीं चेंज हो सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे फिर वो प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, हमारा आपका पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेटिव, कोई भी इस बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकता, इसको तोड़ नहीं सकता। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, कि भाई कुछ ऐसे बेसिक लॉज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, उनको आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते।
ठीक है। एक बहुत अच्छी बुक आती है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप चाहो तो आप नेट से भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी। अभी मैं आपको वो पूरा नहीं करवा पाऊंगी बिकॉज टाइम की एक तो डेफिशिएंसी है, सेकंड पूरा लेक्चर यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं स्टूडेंट आपके पास? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं स्टूडेंट? टोटल 6 हैं। ऑल्दो कईयों के बहुत सारे पार्ट है, जैसे अगर आर्टिकल 21 अगर आप देखोगे, जो हमारा आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसके आगे कई पार्ट हैं, ए बी सी इस तरीके से। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। ऑल्दो स्टूडेंट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे हमारे पास 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे एंड सेवंथ वन था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इज अवर फंडामेंटल राइट। भाई किसी की प्रॉपर्टी है तो उस पर फंडामेंटल राइट है, उससे वो कोई नहीं छीन सकता। बट इसको नल एंड वॉइड किया था किसने? हमारे पार्लियामेंट ने, कि नहीं, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज अ लीगल राइट। इसका मतलब कि अगर मान लो गवर्नमेंट को कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसा वो वेलबींग स्कीम के लिए, वेलफेयर के लिए अगर वो कोई स्कीम बना रहा है, उसके लिए उसको लैंड एक्वायर करनी पड़ रही है, तो वो एक मैक्सिमम अमाउंट उसको पे करके, है ना, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको उसकी लैंड का डिजर्विंग जो पेमेंट है वो देने के बाद वो लैंड एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट। सो इट्स अ फंडामेंटल राइट नहीं है, ये पहले था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट उसके बाद इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, इसको निकाल के हमने लीगल राइट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अवर लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास 6 ही फंडामेंटल राइट है। कोई कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट मेरे को बता सकता है कि वो 6 फंडामेंटल राइट कौन से हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी सारे, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आपका पार्टिसिपेशन बढ़े। ठीक है, तो वो 6 फंडामेंटल राइट्स आप मुझे बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो मतलब फंडामेंटल राइट नहीं बोलेंगे इनको हम, ऐसे हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो मेनली हमारी गवर्नमेंट को एक तरीके से एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से हमारे लोगों की वेलफेयर करनी है, उनकी भलाई करनी है, किस तरीके से काम करना है, एक तरीके से गवर्नेंस आप लगा लो कि भाई कैसे गवर्न करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं उसके अंदर। ठीक है, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो एक स्टेट को एक तरीके से क्या प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ जी आप इस तरीके से काम कीजिए अगर आपको चाहिए कि हमारा कंट्री डेवलप हो, लोगों की भलाई हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखो, जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर मान लो एक औरत और एक आदमी काम कर रहे हैं तो भाई उनको इक्वल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आप औरत को कम पे करो, जेंट्स को ज्यादा पे कर रहे हो। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। ठीक है, आप इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर रहे हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट होना चाहिए आपके पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा डीपीएसपी नहीं है, बाकी सब डीपीएसपी में आते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, भाई अगर 2 बंदे काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, शांति के लिए काम करना है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि रोज हमारे यहाँ पे रिलीजियस दंगे हो रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर एक जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सोसाइटल राइट्स होते हैं, जैसे मैरिज है, डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, उनको लेकर सबके लिए इक्वल लॉज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा 10 शादियां कर रहा है और एक एक कर रहा है, एक को एक भी अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7th नंबर जो हमारा सी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दिस इज नॉट अवर डीपीएसपी, प्लीज रिमेंबर। ठीक है जी, ओके। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अंडर विच आर्टिकल इज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन अ स्टेट? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंडर हम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं? तो दैट इज आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी? कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो हमारी यूनियन एंड टेरिटरीज है, जैसे आपका चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है ना, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, जिनको डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है,
ऑल द स्टूडेंट दिल्ली भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, बट विद लेजिस्लेचर ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए अलग से हमें लेजिस्लेचर यहाँ पे बनाई हुई है दिल्ली, अदरवाइज दिल्ली इज अ यूटी एंड आवर कैपिटल ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे यूटी है स्टूडेंट, जैसे लक्षद्वीप है दैट इज ऑल्सो यूटी, अंडमान निकोबार। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड टेरिटरी, दैट इज पार्ट नंबर 1, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट हैं। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट नंबर 1 है उसमें हमने यूनियन एंड टेरिटरीज की बात की है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे जितने भी हमारे, एक तो हमारे आर्टिकल्स हैं, एक हमारे शेड्यूल हैं, और एक हमारे क्या है, पार्ट हैं। तो पता होना चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर 4। ठीक है, पार्ट 4 में हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन है। इसी तरीके से पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज एक्सप्लेन है, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। नेक्स्ट, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, भाई जो हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, जो क्या करते हैं, इवन हमारी राज्यसभा के अंदर वो क्या होता है, स्पीकर भी होता है, स्पीकर की जगह पे वो बैठता है ना। तो वाइस जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको कौन इलेक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट होता है भाई, वो उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग वोट डालने जाते हैं, नहीं, जो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, लोग नहीं चूज करते। जो लोग हम चूज करके भेजते हैं हमारी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा, वो आगे प्रेसिडेंट और उसको चूज करते हैं, किसको, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो कहता है डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बाय द पीपल, नो, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी हमारे एमपी हैं, वो चूज करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, बाय द राज्यसभा, बाय द लोकसभा। सो प्लीज रिमेंबर, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि दोनों हाउस, चाहे हमारा वो लोकसभा है चाहे हमारा राज्यसभा। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को हम कंडक्ट करते हैं। दोनों के एमपी जो हैं वो वोटिंग करते हैं फॉर अवर वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना है। ठीक है जी, ओके, चलो आगे चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम, कहता व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, तो पता होना चाहिए 552। ठीक है, 552 हमारी किसकी, लोकसभा की स्ट्रेंथ है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कौन से शेड्यूल में आती है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में आती है ये आपको बताना है। तो शेड्यूल नंबर 8th के अंदर हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं जो क्या है स्टूडेंट, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या हमारे इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है, नो। ठीक है, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, इट इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, प्लीज रिमेंबर। कई बार कोई बंदा पूछ ले आपसे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो हमारा कोई नेशनल हमारा वो नहीं है। ठीक है, नहीं है, इट इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज हिंदी। ठीक है, तो 8th शेड्यूल जो है वो दैट इज रिलेटेड टू अवर लैंग्वेज। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, द मनी बिल इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है जहां पे हमने अपना मनी बिल क्या कर रखा है, एक्सप्लेन किया। व्हाट इज मनी बिल, तो मनी बिल क्या होता है स्टूडेंट, आप इसे सिंपल समझो, सिंपल समझो कि जैसे मान लो कोई लॉ पास करना है, ठीक है, रिलेटेड टू मनी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई पैसे का उसके अंदर कोई लेना देना है। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हमारा कोई लेना देना है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मनी बिल पास करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मनी बिल, जैसे मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि भाई इतना पैसा यहाँ पे जाएगा, इतना पैसा ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो जो भी इससे रिलेटेड जितने भी लॉज बनते हैं, ठीक है, उनको हम, वो जो बिल पास करवाया जाता है, लॉ कहाँ पे बिल पास किया जाता है, कहाँ पे, हमारे पार्लियामेंट के अंदर। उस बिल को नाम दिया जाता है एक प्रॉपरली, दैट इज अवर मनी बिल। ठीक है, मनी बिल। एक ऐसे और बिल होता है, ठीक है, दैट इज फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल भी कुछ ऐसा सही होता है, बट थोड़ा सा उसमें फर्क होता है। ठीक है, फाइनेंस बिल की हम फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल आप मनी बिल से रिलेटेड बात कीजिए। इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि जो हमारा आधार कार्ड था, आधार जो हमारा बिल था,
उसको पास करवाया गया था राज्यसभा लोकसभा के अंदर एज ए मनी बिल, ठीक है, क्योंकि उसमें राज्यसभा का वो लेनी जरूरी नहीं होती है, ठीक है, वो लोकसभा मतलब राज्यसभा में जाता है बट वो उसको रोक नहीं सकते बिल को ना। तो मनी बिल जो है वो ऐसे ही पास हो गया था हमारा, ठीक है, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि भाई आधार बिल इज नॉट अ मनी बिल, ठीक है, मनी बिल की कैटेगरी में वो नहीं आता, बट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं इट इज अ मनी बिल, ठीक है, ओके। ओके, तो इसके आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 110, दैट इज रिलेटेड टू अवर मनी बिल। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है इंडिया का, तो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, प्लीज रिमेंबर। और प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है फिर भाई, चीफ इलेक्शन कमीशन को तो अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को फटाफट से, ठीक है। 12th नंबर देखो, कहता है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो तो हमने पहले भी आया हमारा क्वेश्चन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। 30 राइट टू एजुकेशन इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक हमारा फंडामेंटल राइट है, प्लीज रिमेंबर, है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो दैट इज आर्टिकल 21A, जैसे मैंने बोला ना कि आगे पार्ट भी है, ठीक है, तो 21A जो है दैट इज अवर राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कहता व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की टर्म कितनी होती है भाई, तो राज्यसभा जो है देखो, कहता 4 साल उसकी टर्म, जैसे अगर मान लो वो लोकसभा में बंदा चूज करके हमने भेज दिया एमपी, तो कितने साल तक वहां रहता है, 5 साल तक। फिर अब वो पूछ रहा है कि भाई राज्यसभा में वो बंदा कितने टाइम तक रहेगा, तो देखो यहाँ पे 4 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, 6 साल रहेगा। परमानेंट बॉडी विद 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 years। इस लाइन को समझो आप, जो इसका करेक्ट आंसर है, देखो जो हमारी लोकसभा है ना, उसमें हर 5 साल बाद वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर से इलेक्शन होते हैं, जब जिसको हम सेंटर के इलेक्शंस बोलते हैं, है ना भाई। फिर हमारे एक न्यू प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट बनती है, जैसे अभी पिछले 15 साल से हमारी क्या बन रही है, अभी 15वां साल लग गया उसको, ठीक है, 10 साल से कौन गवर्नमेंट बन रही है, हमारी बीजेपी, है ना, उससे पहले कौन थी, कांग्रेस। तो हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं सेंटर के। बट जो हमारी राज्यसभा है बच्चे, ये एक परमानेंट बॉडी, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, बट इसके जो मेंबर्स हैं, जैसे टोटल जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, उसका 1/3, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उसका 1/3 जो है वो हर साल, हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद, 2 साल बाद वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं अपनी सर्विसेज। फिर से उनको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट करना पड़ता है, या नए मेंबर्स जो हैं उनको ऐड कर लिए जाते हैं, ठीक है, इस बात को समझ में आया, ठीक है। तो राज्यसभा इज अवर परमानेंट बॉडी विद 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 year, हर 2 साल बाद वो रिटायर हो रहे हैं, कितने मेंबर, 1/3। 15 नंबर क्वेश्चन, कहता विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट किया जिसमें हमने बहुत ज्यादा चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भर भर के, और जिसको हमने नाम दे दिया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दैट इज अवर 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट था ना बच्चे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने भर भर के चेंजेस किए, प्रियम्बल में चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े चेंज किए, सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कर ली, बहुत कुछ किया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है जी, ओके। 16 नंबर देखो यहाँ पे, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अब देखो अब इसको समझो, व्हाट इज जॉइंट सेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, अगर आप नॉर्मल बात करोगे तो लोकसभा जो है हमारी वो अलग चलती है और राज्यसभा अलग चलती है, बट मान लो कोई बिल पास करवाना है, बिल का मतलब क्या है कि भाई कोई लॉ बनाना है, और अब क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा क्या करेंगे, इकट्ठे बैठेंगे एक ही जगह, और उनका एक कॉम्बाइन क्या होगा, एक सेशन होगा, कंबाइन सेशन होगा, वैसे दोनों के सेशंस अलग अलग चलते हैं, ठीक है। तब स्टूडेंट उनको लीड कौन करेगा, कौन बैठेगा सामने जो सबको शांत करवाएगा, करते रहते हैं ना वो, शांत शांत शांत, है ना, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, है ना, लोकसभा की मर्यादा को बना के रखिए, करते रहते हैं ना वो ऐसे, है ना, वो जो ऊपर चेयर पे बैठा होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। तो अगर ज्वाइंट सेशन होगा
वैसे तो राज्यसभा का जो स्पीकर होता है दैट इज अवर वाइस प्रेसिडेंट, है ना। बट अब अगर ज्वाइंट सेशन होगा तब वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा या स्पीकर बैठेगा, तो एक इसका एक मतलब क्लियर कर रखा है कि भाई अगर ज्वाइंट सेशन होगा तो भी हमारा स्पीकर ही बैठेगा, तो भी हमारा स्पीकर ही बैठेगा, ठीक है, उसको लीड करेगा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही वहां पे बैठेगा। वाइस प्रेसिडेंट जी नहीं बैठेंगे, वो बेचारे नीचे बैठेंगे चुपचाप, कहेंगे भाई तू ही चला। अच्छा ऐसा नहीं है लड़ाई हो जाए इस चीज पे भी हमारी, बट वही है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हर चीज लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 4 दिन बाद पंगा ही ना हो इस बात का ना, ठीक है, ठीक है, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता था फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, कहता कौन सी अमेंडमेंट करके, देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब फंडामेंटल ड्यूटी नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटी कि भाई आपकी भी कोई ड्यूटी बनती, आपको सिर्फ राइट्स मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारा कोई राइट नहीं, हमारा कोई ड्यूटी नहीं थी कि भाई हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहले तो हमने रशिया से, यूएसएसआर जो हमारा आज का रशिया, वहां से एक्वायर की हमने कि भाई कुछ सिटीजन्स की भी तो ड्यूटी बनती है ना। तो देखो वो हमने अमेंडमेंट की यहाँ पे 42nd जो अमेंडमेंट थी हमारी, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके थ्रू हमने क्या किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। 10 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल कमेटी है, बड़ी फेमस कमेटी है, स्वर्ण कमेटी, ठीक है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिन्होंने सलाह दी थी भाई ये फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए एक बंदे की। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, आपका मन कर गया कि भाई हम तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम आपकी, तो 35 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है, 35 साल से पहले आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते इंडिया की, इतनी उम्र लेके फिर प्रेसिडेंट बन सकते हो आप। कहता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए कौन सा आर्टिकल हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। तो आर्टिकल 17 जो है ना स्टूडेंट हमारा, उसको अबॉलिश किया था हमारे अनटचेबिलिटी, हमारे देश में अनटचेबिलिटी भी थी किसी टाइम पे, छुआछूत है ना, किस बंदे को छूना नहीं है, ये नीची जाति से, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी चीजें भी थी हमारे देश के अंदर, सोचो किस डिग्रेड लेवल की थिंकिंग थी हमारे इंडियंस की, है ना। तो आर्टिकल 17 ने ये खत्म किया। 20th नंबर देखो, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ए स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371, कौन से ऐसा स्टेट है जिसको स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं अंडर आर्टिकल 371, दैट इज अवर नागालैंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 जैसे हमने स्पेशल स्टेटस दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर को, सिर्फ उसी के पास स्पेशल स्टेटस है, नहीं, और भी स्टेट्स हैं बच्चे जिनको स्पेशल स्टेटस दे रखा है, जैसे नागालैंड अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है, अभी भी है, ठीक है। वो तो हमने जम्मू एंड कश्मीर का इसलिए अबॉलिश किया क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही था, है ना, वो हमारी आउट ऑफ लीग होता जा रहा था, ठीक है, और दूसरा पीस करने के लिए और उसको हमारा इंटेग्रल पार्ट बनाने के लिए हमने उसको खत्म किया, क्योंकि उसको लेकर बड़ा बवाल होने लग गया था, है ना। अभी देखो पाकिस्तान अभी भी बवाल कर खाम खामे बोले जा रहा है, नहीं इन्होंने आर्टिकल 3 से, अरे तुम लोग बैठकर अपनी कंट्री में कुछ भी करते हो, है ना, पूरा कंट्री तुमने चाइना के हाथों बेच दिया, तो उस पर तो तुम कुछ नहीं कह रहे, हमने 370 हटा दिया तो यहाँ तुम्हारे लिए एक इशू बन गया, ठीक है, ओके, ठीक है जी, ठीक है जी, इंटरेस्टिंग थी सेशन, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ स्टूडेंट हम सेशन करते हैं यहाँ पे ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।